हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अंतर्राष्ट्रीय विधि में देखेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय विधि का संहिताकरण। पिछली क्लास में भी हमने अंतर्राष्ट्रीय विधि के संहिताकरण में देखा था मध्यकाल में अंतर्राष्ट्रीय विधि। मध्यकाल में हमने अंतर्राष्ट्रीय विधि में ग्रोसेस के बारे में देखा था। ग्रोसेस के बारे में हमने देखा था। आज हम देखते हैं उसके आगे अंतर्राष्ट्रीय विधि की 3 शाखाएं, 3 स्कूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। हम बात करते हैं अगर ग्रोसेस के बाद में हमने 17वीं और 18वीं शताब्दी की अगर हम बात करते हैं, 17वीं और 18वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय विधि की अगर हम बात करें तो 3 शाखाओं का विकास हुआ था। वापस से एक बार फिर, ग्रोसेस के बाद में 17वीं और 18वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय विधि की कितनी 3 शाखाओं का 3 स्कूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ जो है इनका विकास हुआ था। कौन कौन सी थी? नैसर्गिकवादी, जिसे हम प्रकृतिवादी या नेचुरलिस्ट भी कह सकते हैं। सेकंड है अस्तित्ववादी, जिसे हम सार्थकतावादी या पॉजिटिविस्ट भी कह सकते हैं। और इसके बाद है आपके ग्रोशियन। ठीक है, अब हम देखते हैं नैसर्गिकवादी या प्रकृतिवादी, नेचुरलिस्ट। ये क्या कहते हैं कि वे विधि शास्त्री जो नेचुरलिस्ट या प्रकृतिवादी विचारधारा के समर्थक थे, वो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का आधार क्या है? प्राकृतिक विधि है। एक बार फिर कहता हूँ, प्रकृतिवादी विधि शास्त्री जो हैं वो ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि जो है प्राकृतिक विधि पर आधारित है, और ये अंतर्राष्ट्रीय विधि केवल प्राकृतिक विधि का भाग भी मानते हैं। जो इस बात का मानने वाले हैं वो अंतर्राष्ट्रीय विधि को प्राकृतिक विधि का भाग मानते हैं। साथ ही प्रकृतिवादी विधि शास्त्री इस बात का इनकार करते हैं कि राष्ट्रों की कोई पॉजिटिव विधि भी है। प्रकृतिवादी विधि शास्त्री जो हैं इस बात से भी इनकार करते हैं कि राष्ट्रों के लिए कोई पॉजिटिव विधि है, और इसीलिए वे ग्रोसेस से भी अलग भिन्न के माने जाते हैं। तो नैसर्गिकवादी या प्रकृतिवादी विधि शास्त्री क्या काम के चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि जो है प्राकृतिक विधि का एक भाग है, और साथ में कहते हैं कि राज्यों के लिए कोई सार्थकतावादी या अस्तित्ववादी नाम की कोई विधि नहीं होती है। और यही आधार जो इनको ग्रोशन से अलग ले जाता है। इस मत को मानने वाले जो विधि शास्त्री हैं उनमें कौन है? विफेनडॉर्फ है, और इनके अनुयायी इस मत को मानते हैं। अगर हम देखें इस मत की जो आलोचना है वो किस आधार पर की जा रही है, तो इस मत की आलोचना का आधार है प्रकृति। इस शब्द को लेकर के ये कहते हैं कि इस मत में प्रकृति जो शब्द है वो कैसा है? भ्रम पैदा करता है और संदिग्ध है। इसका व्यवहार में अगर हम देखें तो कोई अर्थ ही नहीं है, लेकिन कुछ विधि शास्त्री इसका अर्थ धर्म से लगाते हैं, कुछ इसका अर्थ तर्क से लगाते हैं, कुछ इसका अर्थ न्याय से लगाते हैं। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि भले ही इस मत की आलोचना हो रही है, लेकिन नैसर्गिकवादी या प्रकृतिवादी शाखा के विधि शास्त्री ने अंतर्राष्ट्रीय विधि की एक आधारशिला रखी है। अब हम आते हैं सेकंड मत पे, अस्तित्ववादी या सार्थकतावादी या पॉजिटिव। इस मत के जो विधि शास्त्री हैं वो नैसर्गिकवादी या प्रकृतिवादियों के कट्टर विरोधी हैं। इनका ये विरोध करते हैं और क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों का निर्माण जो है कैसे होता है? रूढ़ियों और अंतर्राष्ट्रीय संधियों से हुआ है। ये क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों का जो विकास है या निर्माण है वो रूढ़ियों से होता है
और संधियों से हुआ, अंतर्राष्ट्रीय संधियों से ये इसका निर्माण मानते हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों और विकास में प्राकृतिक विधि का कोई योगदान नहीं मानते हैं ये लोग। साथ ही साथ ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के जो नियम होते हैं ये क्या है, सहमति पर आधारित होते हैं। क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विधि के जो नियम है ये क्या है, सहमति, कंसेंट पर आधारित होते हैं, कंसेंट पर आधारित होते हैं। और कंसेंट जो है दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी एक्सप्रेस कंसेंट और एक होता है इम्प्लाइड। अब साथ में ये भी कहते हैं कि अभिव्यक्त सहमति जो है वो संधि के निर्माण के द्वारा दी जाती है। जब कोई संधि बनाई जाती है तो राज्य के द्वारा क्या है, अभिव्यक्त सहमति उसमें दी जाती है। और रूढ़िगत नियमों की अगर हम बात करें तो इसमें राज्यों की इम्प्लाइड कंसेंट होती है, विवक्षित सहमति होती है। साथ ही ये भी कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि जो है ऐसे नियमों का समूह है जिससे बाध्य होने के लिए राज्य अपनी सहमति देते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम अस्तित्ववादी या सार्थकतावादी विधि शास्त्र की बात करते हैं तो इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विधि का निर्माण किस पे, रूढ़ि और अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर मानते हैं और साथ में सहमति के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। और सहमति भी दो तरीके से बताई है इन्होंने, अभिव्यक्त सहमति और विवक्षित सहमति। अभिव्यक्त सहमति जो है राज्य के द्वारा संधि निर्माण के समय दी जाती है, अविवक्षित सहमति जो है रूढ़ियों के माध्यम से व्यक्त की जाती है। इस मत को मानने वाले जो विधि शास्त्री है कौन है, बैंकर शोएक है, मौजर है, ये इस मत को स्पेशली मानते हैं। लेकिन अगर इन विधि शास्त्रियों ने राज्य की सहमति के सिद्धांत के संदर्भ में जो बात की है अगर हम देखते हैं तो इनकी आलोचना का आधार भी क्या है, राज्य की सहमति का जो है इसे ही इन्होंने आलोचना बनाई है। कैसे, तो अंतर्राष्ट्रीय विधि में अनुच्छेद 38(1) ये कहता है कि रूढ़ि और संधियों के अतिरिक्त जो है सभ्य राष्ट्र द्वारा विधि के सामान्य जो सिद्धांत हैं वो न तो अंतर्राष्ट्रीय संधियों के द्वारा बने हैं और न ही वो किसी रूढ़ि के द्वारा बने, लेकिन फिर भी उसे अंतर्राष्ट्रीय विधि का एक आधार या सोर्स माना जाता है। तो इस आधार पर इनकी आलोचना हुई है। आगे हम तीसरा मत देखते हैं तो ग्रोशन है। जो विधि शास्त्री ग्रोशन मत को मानते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियम में क्या कहते हैं, अस्तित्ववादी और प्रकृतिवादी दोनों से बने हैं। ये क्या कहते हैं, ग्रोशन मत के विधि शास्त्री क्या बोलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियम जो है अस्तित्ववादी प्लस प्राकृतिक वादी दोनों से बने होते हैं। ठीक है, साथ में वे इन दोनों को समान रूप से महत्व भी देते हैं। इस मत के जो जन्मदाता थे वो कौन थे, ग्रोसियस थे। इस मत के प्रमुख समर्थक वॉल्फ और वातेल माने गए हैं। साथ ही ये इस मत को मानने वाले विधिशास्त्री ये कहते हैं कि प्राकृतिक विधि की जो लीगल मैक्सिम्स हैं वो स्टेट प्रैक्टिस और न्यायालयों के विनिश्चय इन्होंने सभी को अंतर्राष्ट्रीय विधि में मान्यता दी है। और ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के सोर्स के रूप में राज्यों के जो अभ्यास है और प्राकृतिक विधि दोनों को इन्होंने स्वीकार किया है। इस प्रकार से इस मत को मानने वाले जो विधि शास्त्री हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि के सोर्स के रूप में राज्य अभ्यास और प्राकृतिक विधि दोनों को समान महत्व देते हैं। यहाँ से मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कि 17वीं और 18वीं शताब्दी के बाद अंतर्राष्ट्रीय विधि की 3 शाखाएं निकल कर के आई, जिसमें प्रकृतिवादी शाखा,
अस्तित्ववादी शाखा और ग्रोशियन शाखा थी। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विधि के आधारों के अपने अपने मतों के आधार पर इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों के बारे में बात की है और हर मत के द्वारा दूसरे मत की एक आलोचना की गई है। और आलोचना जो है आपको अभी मैंने बताई है, समझाई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।